जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया था। अब तक अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी की नींव रखने वाले गांधी जी भी इस नरसंहार के बाद ये समझ गए थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेज सरकार से भारत को कभी आजादी हासिल नहीं हो सकती। अंग्रेज सरकार अपना राज कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उनकी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा था। पूरे देश में विदेशी चीजों का बहिष्कार शुरू हो गया। हिंदुस्तानी लोगों ने अंग्रेज सरकार का काम करने से मना कर दिया। फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। सरकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी जाना बंद कर दिया। पूरा देश स्वदेशी की राह पर चल पड़ा। किसी भी विदेशी चीज का प्रयोग करना बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद यह पहला अवसर था जब पूरा देश अंग्रेज सरकार के विरोध में खड़ा था। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी और यहीं से भारत की आजादी की नींव मजबूत होनी शुरू हो गई थी। ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और अब उन्हें भी यह समझ में आने लगा था कि अब उनके लिए हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक रुक पाना संभव नहीं होगा। देश के कोने कोने से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांति उभर कर सामने आने लगे। सबके भीतर अंग्रेज सरकार के प्रति क्रोध और प्रतिशोध का भाव था। भगत सिंह, राजदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार से प्रतिशोध लेने के लिए काम करने लगे, तो वहीं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता की मांग में जुटे हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर 22 अप्रैल 1919 को मिली, यानी कि नरसंहार के 9 दिन पश्चात। जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला, उन्होंने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए कलकत्ता में एक मीटिंग रखी और उन्होंने इस मीटिंग में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने भारत के वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, "The time has come when the badges of honor make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings." जलियांवाला बाग नरसंहार को लेकर देश भर में फैल रहे असंतोष और उस पर उठते हुए सवालों को देखते हुए आखिरकार अंग्रेज सरकार ने 14 अक्टूबर साल 1919 में इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मोंटेगू के ऑर्डर के बाद बनाया गया था। इस कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल रह चुके थे। उन्हीं के नाम पर इसे हंटर आयोग कहा गया। उनके अलावा इस आयोग में कुछ और ब्रिटिश अधिकारियों समेत सर चिमन लाल जैसे कुछ हिंदुस्तानी अधिकारी भी शामिल थे। अपनी जांच के बाद कमीशन ने जनरल डायर को जांच के लिए बुलाया। 19 दिसंबर 1919 को जनरल डायर ने हंटर कमीशन के आगे अपना पक्ष रखा। No, sir. I do not need any lawyer to represent my duty. Okay, General. Then tell us, what happened that day? I had come to know about the meeting at the Jallianwala Bagh at 12:40 hours that day, but did not attempt to prevent it. Then I went to the Bagh with the deliberate intention of opening fire if I found a crowd assembled there. I think it quite possible that I could have dispersed the crowd without firing, but they would have come back again and laughed, and I would have made what I consider a fool of myself. The crowd in the Bagh was one of rebels who were trying to isolate my forces and cut me off from other supplies. Therefore, I considered it my duty to fire on them and to fire well. Supposing the passage was sufficient to allow the armored cars to go in, would you have opened fire with the machine guns?
I think probably yes. In that case, the casualties would have been much higher. Yes. Why didn't you stop firing after a few casualties? Don't you think it was enough to control the crowd? That day, my intention was to strike terror throughout Punjab and in doing so, reduce the moral stature of the rebels. I do not stop the shooting when the crowd began to disperse because I thought it was my duty to keep shooting until the crowd dispersed. And that minimal shooting would not prove effective. In fact, I continued the shooting until the ammunition was almost exhausted. Did you make any effort to help the wounded? Certainly not. It was not my job. Hospitals were open and they could have gone there. हंटर कमीशन कई महीनों तक अपनी जांच करता रहा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने तक भारत के वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने भी इस घटना पर अपना कोई भी पक्ष रखने से मना कर दिया था। जनरल डायर को अपने इस कृत्य पर तनिक भी अफसोस नहीं था। उसके अनुसार उसने सिर्फ नियमों का पालन किया था, उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी। 8 मार्च साल 1920 को हंटर कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। इस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में भी 2 पक्ष देखने को मिले। कमीशन के जो ब्रिटिश मेंबर्स थे, उन्होंने जनरल डायर के कृत्य को महज ड्यूटी के दौरान हुई एक गलती करार दिया। वहीं हंटर कमीशन में जो हिंदुस्तानी मेंबर्स थे, उन्होंने जनरल डायर के इस कृत्य को पूरी तरह से अमानवीय और अस्वीकार्य बताया। मेंबर्स ने फाइनल रिपोर्ट में कहा कि जलियांवाला बाग में भीड़ निहत्थी थी और वो लोग अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे। उन पर गोली चलाना पूरी तरह से गलत था। गोली चलाने का ऑर्डर देने के बाद जनरल डायर को घायलों को इलाज मुहैया करवाना था या फिर सिविल अथॉरिटी को ऐसा करने का ऑर्डर दिया जाना चाहिए था। लेकिन डायर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने घायलों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। जनरल डायर के इस नरसंहार के कारण भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया था, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। हालांकि हंटर कमीशन जनरल डायर के विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि डायर ने जो कुछ भी किया था वो अपने सुपीरियर अधिकारियों की सहमति से किया था। ऐसे में राजनीतिक कारणों से डायर के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया। हजारों लोगों की हत्या करने का दोषी माने जाने के बजाय उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हुए गलती करने का दोषी माना गया और 23 मार्च 1920 को उसे जनरल के पद से हटा दिया गया। उसे पंजाब से हटाकर तीसरे अफगान वॉर के लिए भेजे जाने का निर्णय लिया गया, परंतु 29 मार्च 1920 को इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया। इस दौरान जनरल डायर का स्वास्थ्य भी काफी खराब हो चुका था और कुछ साल की बीमारी के बाद साल 1927 में जनरल डायर की मौत हो गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली घटना थी। जिस किसी ने भी इस विभत्स घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप उठी। मानवाधिकार के लोग इस नरसंहार को लेकर ब्रिटिश सरकार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लोग इस घटना को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। हजारों मासूमों पर गोली चलवाने वाले जनरल डायर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हम हिंसक प्रदर्शनकारियों से घिर गए थे, इस कारण मुझे गोली चलाने का ऑर्डर देना पड़ा। उसकी इस रिपोर्ट पर मेजर जनरल विलियम वेयनान ने जनरल डायर को शाबाशी देते हुए कहा, आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल की अनुमति भी थी। ब्रिटिश प्रशासन में बैठे लोग जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को लेकर अफसोस जताने, माफी मांगने के बजाय इसे सही साबित करने में लगे थे। हालांकि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री H.H. एस्क्विथ और स्टेट ऑफ वॉर के सेक्रेटरी विंस्टन चर्चिल अंग्रेज सरकार के ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। चर्चिल ने इस घटना को बहुत ही दुखद और अस्वीकार्य बताया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने इसे इतिहास का सबसे घृणित, सबसे दुखद कृत्य कहा। 8 जुलाई साल 1920 को हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट में चर्चिल ने जलियांवाला बाग नरसंहार की पूरी घटना को ब्रिटिश संसद के सामने रखते हुए कहा,
वहां पर निर्दोष और निहत्थे लोगों पर मानवता की सीमा को पार करते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। चर्चिल ने अपने भाषण में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर को पूरी तरह जिम्मेदार बताया। चर्चिल के भाषण के बाद ब्रिटिश संसद में 247 वोट ओडायर के विरोध में पड़े, जबकि 37 लोग अभी भी ये मानते थे कि ओडायर ने जो कुछ करवाया वो सही था। यहां तक कि कुछ लोग तो डायर को हीरो मानते थे, एक ऐसा हीरो जो भारत में ब्रिटिश रूल को कायम रखने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। उनकी नजरों में ओडायर ने ये सब कुछ अपने देश के लिए किया था। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस नरसंहार में सिर्फ 379 लोगों की मौत दिखाई थी, जबकि सच्चाई तो ये है कि वहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोगों के ना तो परिवार का पता चला और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड था। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। उसे ही इस हत्याकांड का दोषी माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इस हत्याकांड की पटकथा लिखने का काम पूरी ब्रिटिश सरकार ने किया था। जनरल डायर तो महज एक निर्दयी प्यादा था, जिसने अपने मुंह से फायर फायर बोलकर इतिहास के काले पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड को दर्ज करवाया था। ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार के द्वारा हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया था। उनका साफ संदेश था कि जो कोई भी ब्रिटिश सरकार के आगे अपना सिर उठाकर खड़ा होगा, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। उन्हें आशा थी कि इस नरसंहार के बाद वो अगले 200 साल और भारत पर राज करते रहेंगे, यहां की धरती को लूटते रहेंगे और हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाकर उन पर जुर्म करते रहेंगे। कोई भी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। जलियांवाला बाग नरसंहार का बलिदान हिंदुस्तान कभी बेकार नहीं जाने दे सकता था। इस नरसंहार का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान में भगत सिंह, उधम सिंह, राजदेव, सुखदेव जैसे अनेक क्रांतिकारी उठ खड़े हुए। इन सब ने जलियांवाला बाग के नरसंहार को महसूस किया था। उन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों को मरते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को खत्म करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उन हजारों लोगों के बलिदान का ही नतीजा है जो आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।